और आपके देखिए मंच पर प्रदेश अध्यक्ष भी हैं जयंती पटेल जी, जो आए हैं खगड़िया से, उनके साथ मैं देख रहा हूँ कई लोग खगड़िया से आए हुए हैं। खगड़िया वाले यहाँ आए हुए, सबको बहुत बहुत बधाई। जिला के अध्यक्ष महिला की सविता जी, जिन्होंने अपना संबोधन भी किया। तो कुल मिलाकर के जो आज अपने संगठन की तरफ से ये जिला सम्मेलन का आयोजन किया, मेरे हिसाब से बहुत ही सफल। अब यहाँ मंच पर हमारे बहुत सारे साथी हैं, कुछ लोगों का मैं नाम लूंगा, कुछ लोगों का नाम छूट जाएगा, तो चिंता मत करिए। जितने भी हमारे कार्यकर्ता हैं वो सब हमारे अपने। अगर मैं सबका नाम लेने लगूं तो 1500 लोगों का नाम लेने में तो मेरा समय निकल जाए। इसलिए जिन लोगों का नाम छूट जाए तो अन्यथा मत लीजिएगा कि हमको भूल गए क्या, मैं किसी को नहीं भूलता। इसी सहमत है ना? तो जिनका नाम इसमें लिखा वो पढ़ देना। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए मंच पर संचालन कर रहे हैं संजय भी है, ऊपर से केसरी है जी। सोचिए जरा, केसरी, आप समझते हैं ना केसरी का मतलब? तो संजय केसरी जी हमारे मंच का संचालन किया, बहुत ही शानदार संचालन किया। ये हमारे विनय गुड्डू जी हैं, काफी उत्साही हैं, खूब लंबा हमारा वो जो है पढ़ रहे थे। शुरू में जो पढ़ रहा था हमारे बारे में अभिनंदन पत्र, खूब मेहनत से तैयार किया और आपके सामने पढ़ रहे थे। बहुत हमारे उत्साही साथी है, उनके लिए एक बार ताली बजा दीजिए भाई, बहुत ताली बजा रहे। मैंने चर्चा किया इस सत्य प्रकाश चौधरी, तीन चीजें हैं। ये सत्य भी है, प्रकाश भी है, चौधरी भी है। आप बताइए, सत्य प्रकाश जी के रहते हुए मुंगेर शहर में हमारा कोई पोस्टर फाड़ दे, उसकी क्या दुर्गति होगी पता है ना आपको? आगे सत्य प्रकाश जी नोट कर लिए, हर जो लोग पोस्टर फाड़ रहे हैं, कितना पोस्टर फाड़ोगे? पोस्टर फाड़ने क्या दिखाता है कि आप में हताशा है, आप निराश हो चुके हैं और आपका जो मूर्ति का भसान का समय आता है ना, वो आ चुका है। तो सत्य प्रकाश जी की जिम्मेवारी है कि जिन लोगों ने ये पोस्टर फाड़ा है उनका जरा कुंडली सब खंगाल लीजिए और हम लोग एक एक का हिसाब लेंगे सूद के साथ। देखिए, लोकतंत्र में अपनी बात मजबूत से रखने का सबको अधिकार है, यही लोकतंत्र की खासियत है। किसी का पर्चा फाड़ना, किसी का पोस्टर फाड़ना, किसी के पोस्टर पर कालिक पोतना, ये बहुत बड़ी कायरता है। कायर लोग ऐसा करता है और जो फाड़े हैं ना, इनसे बड़ा कायर कोई नहीं है। आप बताइए, इनके नेता कुछ ही दिन पहले आए हैं, तो उनके लोग भी तो मीटिंग किए थे यहाँ पर, और उनका भी सम्मेलन का मैं देख रहा था, फोटो लगा हुआ था। मैं जनता दल यू का जब राष्ट्रीय अध्यक्ष था तो पोस्टर में 4-5 फोटो रखा था बस। तो मैं आज मैंने गिना कि कितने नेता इनके यहाँ हो गए। तो जो मुंगेर में पोस्टर लगा हुआ है 19 लोगों का फोटो है, 19 लोगों। कुछ राष्ट्रीय स्तर के हैं, कुछ अंतरराष्ट्रीय स्तर के हैं, कुछ लोकल स्तर के हैं। क्यों 19 लोगों का फोटो लगाया? उन लोगों को लग रहा होगा कि फोटो नहीं लगाएंगे तो ये भाग जाएगा। क्योंकि विदाई का समय है साहब, जब बारात की विदाई होती है, मड़वा पर आप बैठते हैं ना, तो भागने से क्या करता है? मड़वा पर कुछ खिलौना टंगा रहता है, कुछ फल टंगा रहता है, कुछ फूल टंगा रहता है, उसको नोच नोच के भागता है। वही हाल इन लोगों का। इसलिए चिंता मत करिएगा सत्य प्रकाश जी, लेकिन हाँ, कुंडली खंगाल लीजिएगा, उनको भी पता है कि हम कौन है। हम लोग किसी को परेशान नहीं करते, हमारे संस्कार में नहीं है। लेकिन जो हमारे लोगों को
और हमारी संपत्ति को, पोस्टर हमारी संपत्ति है, उसकी तरफ अगर वो नजर उठाएगा तो हम लोग छोड़ने वाले नहीं है जी। ये कानून का राज है, तो नीतीश बाबू कहते हैं ना, ये कानून के राज में पोस्टर फाड़ना कोई अच्छी बात है क्या? तो आपको चिंता नहीं करनी, उनके पास ये आवाज चली जाएगी ना, तो जो लोग फाड़े हैं ना वो दहशत में ही रहे, मुझे जानते हैं बढ़िया से, कोई ऐसा नहीं जो मुझे नहीं जानता, बढ़िया जानता। तो चलिए हमारे जिम्मेवार दिए सत्यप्रकाश जी को, नूतन पटेल जी, जयंती पटेल जी का नाम ले लिए। आपके चंडी निषाद जी बहुत शानदार भाषण किया, चंडी जी आपको बहुत बहुत बधाई। आपने बहुत अच्छी अच्छी बातें की, जितने वक्ता थे सब लोगों ने अच्छी अच्छी बातें की। हमारे ये तो सबसे बढ़िया नाम है धरती, हाँ पूरा नाम मुझे याद नहीं पड़ता हूँ, इतना बड़ा है। मनोज मंडल जी, रेणु यादव जी, हमारे जितने यहाँ आज मीडिया के बंधु हैं, हमारे कई प्रकोष्ठ के हमारे और भी अध्यक्ष हैं, सबका नाम मैं नहीं ले पा रहा हूँ, लेकिन सबको हमारी तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए सबसे पहले तो देखिए, क्या समझिए, सब लोगों को अपना अपना इतिहास जानना चाहिए। और ये मुंगेर, आज हम लोग बात कर रहे हैं बिहार में कि बिहार में उद्योग धंधे लगने चाहिए, चर्चा हो रहा है ना कि भाई उद्योग धंधे बिहार में लगने चाहिए, लोगों को रोजगार मिलेगा, लोगों की आमदनी बढ़ेगी, तो बिहार में खुशहाली आएगा। ये मुंगेर की धरती कैसी थी, कैसी है? अभी हमारे चर्चा कर रहे थे प्रीतम सिंह जी, मुंगेर में जरा समझ लीजिए, उस जमाने से ही जमालपुर में रेल का कारखाना, और जान लीजिए जमालपुर का रेल कारखाना साधारण कारखाना नहीं था जी। जमालपुर के रेल कारखाने में जो स्पेशल क्लास रेलवे अप्रेंटिस होते थे, जिस जमाने में हम लोग साइंस कॉलेज में पढ़ते थे 1974 में, उसमें SCRA स्पेशल क्लास रेलवे अप्रेंटिस की परीक्षा होती थी और सिर्फ 14 बच्चे उसमें चुने जाते थे। IIT से भी सख्त परीक्षा थी, सिर्फ 14, और पढ़ने के बाद वो लोग रेलवे के बड़े बड़े पदाधिकारी बनते थे, और पहले के ज्यादातर रेलवे बोर्ड के चेयरमैन वही बने जो आपको जमालपुर से पढ़े थे। ये इतिहास था। अब जरा समझिए भाई, आज सरकार ने क्या किया, SCRA को खत्म कर दिया, और हुआ क्या है कि जो इंजीनियर होते हैं रेलवे में, उनकी नियुक्ति की परीक्षा होती है, तो उसमें सिविल इंजीनियर भी होते हैं, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर भी होते हैं, सिग्नल के इंजीनियर भी होते हैं, मैकेनिकल इंजीनियर भी होते हैं। तो उन लोगों ने SCRA को खत्म करके उसी के माध्यम से जो मैकेनिकल इंजीनियर है उसको सिलेक्ट करना शुरू कर दिया। भाई जो जमालपुर का इतना शानदार इतिहास रहा, तो जमालपुर में इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है रेलवे का, जमालपुर में इतनी जमीन रेलवे की उपलब्ध है, तो अगर आपने SCRA को खत्म किया तो रेलवे का नेटवर्क तो इतना बढ़ रहा है, रेलवे तो इतनी नई नई चीजें हो रही है, तो आपको सोचना चाहिए ना, ये जो जमालपुर जिसका इतना शानदार इतिहास रेलवे को उत्थान में रहा है, वहां कुछ ना कुछ वैकल्पिक व्यवस्था होनी चाहिए, जिससे रेलवे का भी फायदा हो, देश का भी फायदा हो, और साथ साथ मुंगेर का भी फायदा होना चाहिए। नीतीश बाबू तो रेल मंत्री रहे, हम उनके साथ रहे, और भारतवर्ष के बहुत सफल रेल मंत्री रहे, इसमें कहीं कोई दोहरा नहीं। बिहार में पहले जरा समझिए किस बात की लोगों की चाहत रहती थी कि बिहार के मंत्री बने हैं तो कौन विभाग मिलना चाहिए, रेल विभाग। आदरणीय रामविलास जी रेल मंत्री बने,
नीतीश बाबू बने, लालू जी बने। सबसे पहले जब देश उसमें आजाद हुआ था तो जगजीवन बाबू भी रेल मंत्री, बहुत लोग राम स्वच्छ रेल मंत्री थे। हमारे ललित नारायण मिश्रा साहब रेल मंत्री थे। बिहार का देखिएगा, अगर रेल मंत्रालय में जाइएगा, रेल मंत्री का नाम पढ़िएगा ना, तो लगेगा बिहार के ही ज्यादातर लोग रेल मंत्री हुए। अब बताइए साहब, इतने लोगों के रहते हुए भी जमालपुर में जो काम होता था वो धीरे धीरे बंद हो रहा है। अच्छी बात है क्या? उठाना किसको चाहिए? सबसे पहले राज्य सरकार को उठाना चाहिए कि उठाना चाहिए? नीतीश बाबू को कड़ा पत्र लिखना चाहिए कि रेल मंत्री को कि भाई जो कर दिया वो कर दिया, आगे जो जमालपुर में आपका इंफ्रास्ट्रक्चर है, जितने जमीन है, उसका सही उपयोग करने के लिए कोई बड़ा प्रोजेक्ट जो भारत सरकार में है उसको जमालपुर में लाइए। और नीतीश बाबू नहीं करेंगे तो नवंबर के बाद हम लोग आएंगे। अभी मौका है उनको क्या मिलती भी दीजिएगा तो कहने को रहेगा आपके पार्टी को, लोगों को कि हमारे नेता को जो लिखा था, वो मौका भी गंवा दीजिएगा। और आपके तो सांसद श्रीमान जी भारत सरकार के मंत्री है, माननीय मंत्री है, उनका क्या दायित्व बनता है? रेल मंत्री उनके समकक्ष के मंत्री है, उन पर दबाव डालना चाहिए कि नहीं को? और दबाव डाल कर करके जमालपुर में रेल का कोई पूरा प्रोजेक्ट लाइएगा, ललन बाबू, तब लोग आपको याद करेगा, नहीं तो कोई नहीं याद करेगा। ये करना पड़ता है और वो अपने लिए करेंगे, नीतीश बाबू अपने लिए करेंगे, भाई इस क्षेत्र के लिए करेंगे, बिहार के लिए करेंगे, लोगों को रोजगार मिलेगा, बिहार को जीएसटी की आमदनी होगी, सबका इससे फायदा है, सबका विन विन सिचुएशन है। ये होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तो इस बात को नोट करिए कि जब भी हम लोग राज्य सरकार में, केंद्र सरकार में हमारी हिस्सेदारी होगी तो हम लोग जमालपुर में जो रेल कारखाना था उसको हम लोग है में तब्दील करेंगे, है। और जिस प्रकार का प्रोजेक्ट है तो हमारे लोगों को उससे रोजगार मिलेगा, हमारे बिहार में खुशहाली है। आप समझिए जहां पहले था वो नहीं है। अब आइए दूसरा दिन, मुंगेर काहे के लिए फेमस है? मैं डीएम रामपुर में भी था, उत्तर प्रदेश में। रामपुर काहे के लिए फेमस है बताइए जरा? रामपुरी चाकू, इतना लंबा लंबा चाकू है। और जब मैं पहली बार गया तो वहां के लोग मुझे मिलने जब आए तो मुझे भेंट किया चाकुओं का पूरा सेट। 3 दर्जन तरह के चाकू थे, इतने बड़े से इतना बड़ा। हमने कहा यार कुछ और नहीं मिला, यही मिला। बोला साहब यही हमारी पहचान है। अब मुंगेर की क्या पहचान थी? मुंगेरिया बंदूक, बिल्कुल ये कोई गलत सोच नहीं थी। आप जरा समझिए, जब ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ लड़ा थे लोग, उसमें मीर कासिम का जो उनका समय था तो कैसे मुकाबला किया था? अंग्रेजों की बंदूक से, अपनी बंदूक से। और मुंगेर में ऐसे हमारे हजारों मिस्त्री हैं जिनको इस बात का पूरा अनुभव है। इसमें शर्म करने की क्या बात है? बिना बंदूक की सुरक्षा हो सकती है क्या? बताइए। बैंक में अगर बंदूक लिए गार्ड खड़ा नहीं रहे उसको लूटने में कितना देर लगेगा? वैसे मेरे की लूट लेता है लोग, लेकिन अगर नहीं रहेगा तो कितना देर लगेगा? अंचल में गार्ड बंदूक लेके नहीं रहेगा तो ट्रेजरी बची रहेगी। तो देखिए, ये सुरक्षा के लिए जो हथियार है और हथियार के
है, जिसको आप गोली कहते हैं, गोला कहते हैं, जो भी कहते हैं, उसकी आवश्यकता रहेगी कि नहीं रहेगी? रहेगी ना। तो जब ये रहेगी तो भाई जहां इतने बड़े लोग, इतनी संख्या में, उसके उस्ताद थे, सब उस्ताद थे। हमको रामपुर में लोग बोलता था कि सर यहाँ जो बंदूक हमारी आई है, दुकानदार जो बेचते थे, ये आपके मुंगेरिया बंदूक, यहां से लेके मुरादाबाद तक सप्लाई था जी, मैं देखा था वहां। तो ये उद्योग, एक उद्योग धंधा, इससे कितने लोगों को रोजगार मिला। और आज देखिए भारत सरकार में तरह तरह के शस्त्र बनाने के उद्योग हो रहे हैं कि खुल रहे हैं? बताइए, खुल रहा है कि नहीं खुल रहा है? भाई हमारे बगल में राजगीर में आयुध का कारखाना खोला ना, तो सबके पास और सब जगह तोप ही चलता है, वहां तोप का गोला बनता है। लेकिन थाने में जाइए तो थाना के सिपाही के पास क्या रहता है? रिवॉल्वर। दरोगा जी के पास रिवॉल्वर, राइफल, यही सब ना है। अब एक 47 है, 56 है, जितना तरह का वेपन है, क्या वो आप मुंगेर में ही बन सकता है? सरकार यहां नहीं बना सकती है। सरकार जो विदेश चलाती है, जबलपुर में बनाती है। हमारे जब मुंगेर में इतने हमारे मजदूर लोग हैं, थोड़ी सी ट्रेनिंग दे दी जाएगी, पूरी व्यवस्था कर दिया जाएगा, तो कितना बड़ा रोजगार लोगों को मिलेगा, जरा बताइए। समझ होनी चाहिए। देखिए आप जरा समझिए, आज क्या है, जब चुनाव आएगा तो चुनाव आयोग की नजर कहां रहती है? बताइए। मुंगेर पर। कहा है कि साहब अवैध असलहे बनेगा, अवैध हथियार बनेगा। भाई जब हमारे लोगों के हाथ में हुनर है तो उस हुनर का सदुपयोग होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? भाई हम लोग को मांग रखनी चाहिए कि नहीं? तो केंद्र सरकार से यह मांग रखनी पड़ेगी हम लोगों को कि मुंगेर में भी एक, जिस प्रकार का आपका कारखाना बनाना हो, जिस प्रकार की आपको बंदूकें, राइफल, एमुनिशन बनाना हो, उसका कारखाना मुंगेर में खोला जाए और उसमें मुंगेर के लोगों को प्राथमिकता दिया जाए, जिससे हमारे मुंगेर के लोगों को रोजगार मिले। ये यहां पर था। आप आइए आईटीसी, आईटीसी का यही ना है, लेकिन आईटीसी जितना आज इस प्रदेश के बाहर बढ़ा है, आईटीसी कृषि में भी काफी काम करता है, उद्योग में भी काफी काम करता है, और मुंगेर से लगा हुआ आईटीसी का। तो भाई क्या चाहिए? सरकार को चाहिए कि नहीं चाहिए कि आईटीसी से बात किया जाए कि कैसे आईटीसी का और भी यहां कारोबार बढ़ाया जाए, जिससे हमारे लोगों को रोजगार मिले और हमारे प्रकार को दूध मिले, क्योंकि यहां बेच रहा है उसका। और अगर आइए, जितने योग वाले हैं आज देश में, हम तो 82 में योग सीखे थे, 82 में, जो मैं आईएएस की ट्रेनिंग करता था मसूर में, 82 में। आज कितना साल हो गया? 43 साल पहले जो हमको सिखाते थे, वो लोग बगल हरिद्वार से आते थे। जब उन्होंने पूछा तो उन्होंने कहा कि देखिए आप तो बिहार के रहने वाले हैं, हम लोग योग स्कूल बिहार के विद्यार्थी। भाई योग का सबसे प्राचीनतम विद्यालय कहां है? मुंगेर में। लोगों को बताना पड़ता है। कारण क्या है? आज जो है किसी का जमाना, प्रचार का जमाना है। जब तक आप प्रचार नहीं करिएगा, लोग नहीं जानेंगे। योग में रामदेव बाबा का बहुत बड़ा योगदान है। हम उनके आश्रम में भी कई बार गए हैं। वो भी मानते हैं कि भाई योग की धरती तो मुंगेर है, तो सिर्फ धरती रहने से होगा। आप जरा समझिए, भारतवर्ष में कई लाख विद्यालय हैं, सभी जगह आज धीरे धीरे योग की पढ़ाई शुरू की गई है। योग के शिक्षक नियुक्त किए गए हैं, योग के प्रोफेसर बनाए जा रहे हैं। तो भाई योग की जो जर्नी है, मुंगेर यहां नहीं होना चाहिए क्या? भाई तो होना चाहिए। कहां के आप जानते हैं?
पहले जब अंग्रेज थे भारत में तो बड़े बड़े लोग का बेटा पढ़ गया था इंग्लैंड से, कहां से? ऑक्सफोर्ड से पढ़ गया है। कहां से पढ़ गया था? कैम्ब्रिज से पढ़ गया है। तो होना नहीं चाहिए कि योग ये कहां से पढ़ गए? तो मुंगेर से पढ़ गया है। मुंगेर का योग के साथ जो लगाव है, कितने लोगों को रोजगार मिलेगा समझिए जरा। सब जगह जब योग के शिक्षक हो गए, और आप सब जानते हैं कि योग का महत्व कितना बड़ा है, कितने लोग को उससे फायदा हो रहा है, और उसका रोजगार भी एक बहुत बड़ा उसका नेटवर्क। इतने सारी संभावना है तो पहले से आपके यहाँ, ये पहले से ही यहाँ इतनी सारी चीजें रही है। और जरा आप समझिए, ये पूरा का पूरा आपका इलाका खेती के लिए कितना मशहूर है साहब। यहाँ का पान बहुत मशहूर है। मुझे अच्छा लगा कि बहुत सारे हमारे चौरसिया साथी पार्टी से जुड़ रहे हैं। यहाँ का पान भी बहुत मशहूर है। मगही पान यहाँ का और हमारे नालंदा का। जब नीतीश बाबू रेल मंत्री थे, रेल मंत्री नहीं कृषि मंत्री थे, तो उनसे कहा करके हमने एक वहां के अंदर इस्लामपुर में पान का केंद्र खुलवाया। और मुझे आज ही बताया गया कि सर यहाँ भी बड़ी उत्तम क्वालिटी की पान की खेती होती है। और जरा सोच लीजिए, बिना पान का काम चलता है? अरे हम पान नहीं खाते, लेकिन बिना पान खाए तो कोई रहता ही नहीं। और मिथिला में चल जाइएगा तो तीन ही चीज तो है ना, मांस, मखान और पान। तो देखिए पान भी बहुत ही, इसका जानते आयुर्वेद में भी इसका महत्व। कितने लोगों को रोजगार मिलेगा? उत्पादन करेंगे उसका मिलेगा, मार्केटिंग करेंगे उसका मिलेगा, जगह जगह लोग बेचेंगे, कितने लोगों को रोजगार मिलेगा। और आपका इलाका बहुत नामी एक चीज करेगा, और वो है अरहर की दाल सबसे अच्छी कहाँ की होती है? कहाँ की बताइए ना जी। अब सोच लीजिए जरा, कोई प्रचार करते हैं आप लोग? कोई प्रचार नहीं। प्रचार किसका होगा? तो भाई चल जाइए भागलपुर का, तो कौन चावल बड़ा बढ़िया है, कहता है कि नहीं कहता है? बोलता है ना कि भागलपुर का ये चावल है। आपको भी प्रचार करना चाहिए कि हमारा जो ये अरहर है इतने उत्तम क्वालिटी का है। और आज देखिए मार्केटिंग का जमाना है, पैकेजिंग का जमाना है। और एक जरा समझिए, सुनिए इस बात, भारतवर्ष जितने हमारे किसान हैं यहां बैठे हुए, किसानों ने जो मेहनत किया, जो परिश्रम किया, तो खाद्य सुरक्षा में अब आत्मनिर्भर है। आपको आज अमेरिका या किसी और देश के सामने कटोरा नहीं फैलाना पड़ता है कि भाई हमको गेहूं दे दो, हमको चावल दे दो। लेकिन आज भी भारत सरकार को कटोरा फैलाना पड़ता है कि हमको दाल दे दो, दाल। आज भी इस देश में दाल का आयात हो रहा है अफ्रीकन कंट्री से। सोचिए जरा, अफ्रीका से दाल है, और सबसे ज्यादा जो दाल आ रहा है वो आपको अरहर की दाल है। तो जरा बताइए, हम बाहर से दाल खरीद रहे हैं? हमारे किसान जो यहाँ दाल पैदा करते हैं उनके लिए अलग से स्कीम बना करके अगर उनको प्रोत्साहित किया जाएगा तो दाल का उत्पादन बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? दरअसल का बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? पूरा का पूरा हमारा टांग का इलाका है, मसूरी का इलाका है, चना का इलाका है, मटर का इलाका है। लेकिन आपका हमारे मुंगेर और हमारे कई जिले जो है वो अरहर का इलाका है, और अरहर की दाल तो सबसे महंगी है। कितनी संभावना है भाई, किसान को फायदा होगा, जो हमारे दलहन में और व्यापारी लगे उनको फायदा होगा, और हमारे देश का जो पैसा आज बाहर जा रहा है दाल का आयात करने के लिए बचेगा कि नहीं बचेगा? तो अगर समझिए चारों तरफ से फायदा ही फायदा है। और एक हमारे साथी अभी यहां लिखे गंगा कटा, सही बात भाई, जिसका घर कटता है उसकी स्थिति देख लीजिए। हम तो उत्तर प्रदेश में कई जगह रहे जहां उत्तर प्रदेश में वही हाल है यहाँ का पानी का, जिनका घर कटता है साहब
उनकी पीड़ा समझिए जरा। और ये पूरा का पूरा इसकी व्यवस्था पहले से होती है कि भाई पूरा इसका स्टडी होता, बिहार में भी कराया गया था, मुझे याद है कि भाई जहां जहां कटाव की संभावना है उस पर पूरा अध्ययन कर करके टेक्नोलॉजी आ गई, एक से एक अच्छी टेक्नोलॉजी आ गई। जरा सोचिए, नीतीश बाबू ने प्रयास किया कि गंगा का पानी को पहुंचा के गया, ये ना। हालांकि आज मैं आ रहा था, रास्ते में देखा सब जगह पाइप लीक कर रहा है। 2-3 साल में ही लगता है जो सब किया है ना, वो 3-4 साल के बाद वो हाथी के दांत दिखाने वाले रहे। लेकिन जब गंगा का पानी आप गया पहुंचा सकते हैं तो गंगा में जो कटान हो तो नहीं रुक सकता है क्या? सोच की बात है। और संसाधन उपलब्धता है क्योंकि बिहार में हमारी जमीन जो है बहुत कम है, आबादी ज्यादा है और हमारी जमीन उपजाऊ है। जमीन रहेगा तब तो हमारे लोग सुरक्षित रहेंगे। तो ये गंगा कटाव का भी जो मामला है ना, हम लोगों को इस बात को बार बार हाईलाइट करना चाहिए। प्रीतम सिंह जी एक बात की चर्चा कर रहे थे और पिछले बार भी मैं जब आया था तो लोगों ने चर्चा किया था बिहार में अच्छा है क्या साहब, खास महल कहीं दिखता है क्या आप लोगों को? आपको मुंगेर में कोई खास महल दिखता है? पटना में भी कोई खास महल दिखता है? जमीन का नाम ही रख दिया गया खास महल। पटना के लोग भी तबाह है और मुंगेर के लोग भी तबाह है। बताइए, जरा समझिए इस बात। मैंने उस बार भी कहा था, आज फिर मैं कर रहा हूं और आप लोग इसको बोला करिए तो नेता। भारतवर्ष में जमींदारी खत्म हुई कि नहीं बताइए? बिहार में जमींदारी खत्म हुई कि नहीं हुई? ग्रामीण इलाके में जमींदारी खत्म हुई? जिस जिस जमीन पर जो भी उस समय के काश्तकार कब्जाकार थे उनके साथ उस जमीन का सेटलमेंट हुआ कि नहीं? तो जब ग्रामीण इलाके का एक कानून और शहरी इलाके दूसरा कानून चलेगा जी? कानून में सब बराबर है। आप शहर में रहते हो, देहात में रहते हो, गरीब हो, अमीर हो, सब बराबर है। तो ग्रामीण इलाके में, देहात के इलाके में तो लोगों को अधिकार मिल गया अपनी जमीन पर, और शहर वाले आज भी बेचारे आशा लगाए हुए हैं कि कब हमको अधिकार मिलेगा। तो जो लोग आशा लगाए हुए हैं उनको कहिए आशा पार्टी ज्वाइन करिए, आपको आपकी आशा पूरी हो जाएगी। इन लोगों का बस का नहीं है जी, इन लोगों को समझ में भी नहीं आएगा कि क्या करना चाहिए। हमको समझ में आता है कैसे करना चाहिए। हम लोग सरकार चलाए, उत्तर प्रदेश में भी चलाए हैं, बिहार में भी चलाए हैं, केंद्र में भी 6 मंत्रालय चलाए, ऐसा नहीं होगा अनुभव नहीं। इसका समाधान होगा और समाधान तभी होगा जब कहिए हम लोग का नेतृत्व होगा, तभी होगा। किसी को समझ में नहीं आता। जाइएगा, अपना कागज पढ़ेगा, रख देगा किनारे की, देखेंगे। स्पष्ट नीति बनानी पड़ेगी। और मैंने एक ही बात कहा ना कि भाई 2 नियम कैसे चल सकता है? जो नियम देहात के लिए हुआ उसी नियम को शहर के लागू किया है। इसे सहमत है ना? आप लोगों की जितनी बात थी सबसे देखिए कितने लोगों को रोजगार मिले। आप जरा पाइए, जितने हमारी आज यहाँ पर नारी शक्ति हमारी यहाँ उपस्थित है, आप ही लोगों से हम पूछेंगे, जरा बोलिएगा, सुनिए, बोलिए। मंच पर बैठी वो भी आप लोग। देखिए, प्रधानमंत्री जी ने किसान सम्मान निधि योजना लागू किया। 6,000 सभी किसान को साल में मिलता है, 2,000 के 3 किस्त। हम लोग जब आपकी पार्टी सत्ता में आएगी, जो आना है, तो हम लोग बिहार में महिला सम्मान निधि की स्थापना करें। समझे कि नहीं? महिला सम्मान निधि घर कौन चलाती है? घर सतप्रकाश जी चलाते हैं। अरे इनकी पत्नी चलाती है। कैसे व्यवस्था करना है? आप जरा एक बात सबसे मैं चाहूंगा कि भाई महिला सम्मान निधि की स्थापना होनी चाहिए कि नहीं? बोलिए आप लोग। कहां उठाइए तो आप नोट करिए कि जब आपकी सरकार बनेगी
तो जिस दिन ओथ हो उस दिन से कहने लगे किस दिन से लागू हो रहा है, अब कितना पैसा मिलना चाहिए जो बताइए। महीना में महिला सम्मान निधि योजना के तहत जो भी हमारे परिवार में महिला है उसको कितना पैसा दिया जाना चाहिए बताइए। पीछा दिए मत। बिहार में जितना भी संसाधन है, जितना भी आय है, जितनी भी कमाई है, जितनी संपत्ति है, उस पर आप आधा के हकदार हैं, आधा का हकदार जो कि आपकी आबादी आधी। तो कितना होना चाहिए बताइए, बोलिए। अरे एक साल में कितना होना चाहिए बोलिए, महीना में बोलिए, कुछ तो बोलिए। 10,000 महीना, 10,000 महीना चाहिए, काम चल जाएगा उससे है? तो आप बोल रहे हैं, हम पूछे महिला लोग से। अरे आपसे नहीं पूछेंगे, आप तो पैसा उनके खाते में जाएगा, कहिएगा निकालो जरा बाजार जाना है, उनको घर चलाना है। बोलिए, देखिए सुनिए, कोई पार्टी कह रही है हम 2,000 देंगे, कोई पार्टी कह रही है 2,500 देंगे, यही ना बोल रही है पार्टी। आपको लगता है कि आशा पार्टी को कितना देना चाहिए? 50,000 महीना, 10,000 महीना है, 10,000 में नहीं होगा। आप और कोई काम नहीं करिएगा। देखिए, इस बात को समझ रहे हैं, आपको अपने पैर पर खड़ा होना है, अपने आप से मेहनत करना है और अपने आप को स्थापित करना है कि हम काम करने वाले हैं। लेकिन हम चाहते हैं कि इसके लिए सरकार से भी आपको मदद मिले। तो सरकार पर आश्रित मत रहिए, सरकार के सामने कटोरा मत फैलाइए। सरकार का यह दायित्व है कि सरकार आपको मदद। तो ये जरा इन्होंने 10 बोला, काफी 10 पकड़ ली, उस पर आप लोग विचार कर लीजिएगा और बताइएगा। हम लोग जब चुनाव में जाएंगे तो हम लोग रखेंगे कि बिहार में हम लोग महिला सम्मान निधि की स्थापना करेंगे, जिसके तहत हर एक परिवार की हमारी महिला है उनके खाते में सीधे हम लोग पैसा स्थानांतरित करेंगे। अब आप जरा आइए, आपका किस चीज में खर्चा होता है? सबसे ज्यादा खर्चा होता है बच्चों की पढ़ाई लिखाई, होता है ना। स्कूल में, सरकारी स्कूल में पैसा नहीं लगता है, लेकिन सब बच्चे बच्चियों को ट्यूशन पढ़ने जाना पड़ता है, कोचिंग पढ़ने जाना पड़ता है। कोचिंग के लिए बिहार से भी बाहर जाना पड़ता है। कोई कोटा जाता है तो कोई दिल्ली जाता है, कोई पटना जाता है। सबसे ज्यादा हमारे लोगों का शिक्षा में खर्च होता है वो ट्यूशन में और कोचिंग होता है ना। पहले ट्यूशन और कोचिंग पर कोई खर्चा नहीं होता। हम लोग पढ़ते थे, गांव के स्कूल में पढ़े या पटना में पढ़े या दिल्ली में पढ़े, हम लोग कहीं कोचिंग नहीं किए ना ट्यूशन पढ़े। स्कूल में, कॉलेज में जो पढ़ाया गया उसी को पढ़कर करके हम लोग सब डिग्री भी लिए और आईएएस की परीक्षा भी पास की। लेकिन आज हम देख रहे पूरा का पूरा समय बदल गया। आज आप देखिए जरा, जितने हमारी माताएं हैं सबको चिंता है कि हमारा बेटा बेटी का कोचिंग और ट्यूशन कहां हो। तो ये जो है कोचिंग और ट्यूशन कराना किसकी जिम्मेवारी है? हमारे भी बीपीएससी के कुछ हमारे अभ्यर्थी आए थे यहाँ, जिन्होंने हमको त्रिशूल दिया है। ये तो बताइए जरा, सुनिए इस बात, कोचिंग कराना किसकी जिम्मेवारी है बोलिए? गार्जियन की जिम्मेवारी है कि सरकार की? गार्जियन है
अगर शिक्षा देना किसका काम है, तो शिक्षा में आपकी त्रुटि रही तब ना ट्यूशन पढ़ना पड़ रहा है, तब ना कोचिंग भेजना पड़ रहा है। अगर उसको पर्याप्त ढंग से शिक्षा मिल रही होती तो ना कोचिंग की जरूरत होती ना ट्यूशन की जरूरत होती। तो कोचिंग संस्थान चल रहे हैं, ट्यूशन बच्चे जा रहे हैं, तो इस बात का द्योतक है कि आप शिक्षा व्यवस्था जो कायम किए हैं वो पूरी तरह से मजबूत नहीं है। तो जब आप कहीं पर फेल कर रहे हैं तो जिम्मेवार कौन होगा जी? जिम्मेवार सरकार को होना पड़ेगा। और देखिए हम लोग जिम्मेवारी से हटते नहीं है। आशा पार्टी सरकार में आएगी तो जो शिक्षा व्यवस्था उसको तो ठीक करेगी, लेकिन हमारे सिर्फ सोचने से, हमारे सिर्फ कह देने से तुरंत कोई बहुत बड़ा बदलाव नहीं आएगा। धीरे धीरे सुधार होता है, लेकिन जब तक सुधार आए तब तक हमारे बच्चों को पढ़ाने में, बच्चियों को पढ़ाने में ट्यूशन पर और जो कोचिंग पर खर्चा हो रहा है वो खर्च उठाना पड़ेगा सरकार को, खर्च उठाना पड़ेगा सरकार को। इसे सहमत है ना आप लोग? वो बनाया जाएगा कितना बच्चों पर खर्च होता है, बच्चे के खाते में दे दीजिए, जिससे कि हमारे, देखिए आज बिहार में मुख्यमंत्री जी के लोग कहेंगे कि अरे हम तो जितनी बेटियां हैं हमने ग्रेजुएट तक का सब माफ कर दिया, बोल दिया है ना। तो भाई जो बच्ची पोस्ट ग्रेजुएशन करना चाहती है तो हम लोग तो चाहेंगे सिर्फ बच्चियों क्यों, हमारे बच्चे हैं वो भी कम से कम बिहार में ग्रेजुएट हो, कम से कम ग्रेजुएट, और ग्रेजुएट तक पढ़ने में जो बच्चों को खर्च हो, बच्चियों का, उसका पूरा का पूरा खर्चा सरकार। आज आप देखिए स्कूल से आइए, हमारे तो देखिए रास्ते में बच्चा लोग भूख में खाना खा रहा है, मिड डे मील स्कीम है ना, भोजन कर रहा है। अच्छा आप बताइए हमको विद्यालय और भोजनालय में क्या फर्क है? विद्यालय का मतलब क्या होता है? विद्या प्लस आलय, विद्या का घर। भोजनालय भोजन प्लस आलय, भोजन का घर। तो विद्यालय भोजन का घर है। अरे बच्चों को, विद्यार्थियों को, छात्र छात्राओं को, जितने माता पिता हैं वो विद्यालय भोजन के लिए भेज रहे हैं। विद्यालय भेज रहे पढ़ने के लिए, ज्ञान अर्जन करने के लिए भेज रहे नहीं बने। और विद्यालय क्या हो गया? वो भोजनालय हो गया। मैं कल ही परसों देख रहा था, सबसे बढ़िया विभाग अभी कौन है? शिक्षा विभाग। यहाँ जितना एडिशनल चीफ सेक्रेटरी आता है ना, वो सब एक से एक तुर्रम खा रहता है। एक पहले था वो अपना डंडा चलाते रहता था, अभी एक दूसरा है, हमारे साथ भी काम किया है वो। अब मैं पढ़ रहा था कि डायरेक्शन ये दिया है कि जितने भी शिक्षक हैं, जब ये बच्चे खाना खाएं तो खाना खिलाने के समय उपस्थित रहे, अपना फोटो खिंचवाएं, फोटो डाले, तब जाके तनख्वाह मिलेगी तो हाजिरी कट जाएगी। बताइए साहब, शिक्षक का काम क्या है? उनका काम है ज्ञान देना, उनका काम है बच्चों को पढ़ाना, उनका काम है बच्चों को खाना खिलाना। अगर देखिए इसमें दो पक्ष है, सुनिए थोड़ा, जो आप लोग कहेंगे वही हम लोग करेंगे। दो पक्ष है। अगर लगता है कि कुछ हमारे गरीब बच्चों का पोषण ठीक से नहीं हो पाया, उनको भोजन ठीक से नहीं मिलता है, और अगर स्कूल में भोजन की व्यवस्था रहती है तो बच्चों को खाना मिलेगा, उनको पौष्टिक तत्व मिलेगा, तो व्यवस्था क्या करनी है? जब आपकी पार्टी सरकार में होगी तो दो ही रास्ता आपके पास, या तो जितना खर्च आ रहा है एक बच्चे पर, अगर रोज अगर 10 रुपया खर्च आता है एक बच्चे को खाना खिलाने में, हम बोल रहे हैं एक महीने में कितना हुआ? 300 रुपया। अगर 300 रुपया उसके खाते में जमा कर दीजिए तो उससे काम नहीं चलेगा क्या? समझिए जरा, बच्चों को जो स्कूल में खाना खिला रहे हैं आप, सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर से खिला रहे हैं,
तो अगर हर एक बच्चे के खाते में खाने के लिए 300 रुपया दे दे तो घर में उसका माँ बाप नहीं खिलाएगा, ये खाना का झंझट से तो बचेगा। और अगर वो नहीं करना चाहते तो दूसरा हमारा प्रस्ताव क्या है, फिर स्कूल में एक कैटरिंग व्यवस्था होनी चाहिए, उसे शिक्षक का कोई लेना देना नहीं। एक या दो रसोईया बहाल करिए, एक मैनेजर बहाल करिए, एक क्लास 4 का एम्प्लॉय बहाल करिए और उनका दायित्व होगा कि बच्चों को भोजन करा करके ठीक से रखे। बताइए होना चाहिए कि नहीं? तो दो चीज है, बताइए कौन करना चाहिए? उनके खाते में पैसा भेजना चाहिए या कैटरिंग की व्यवस्था हर एक स्कूल में करानी चाहिए? बोलिए, अरे आप बोलिएगा तब ना हमारा भी दिमाग करेगा। देखिए कैटरिंग में फायदा क्या है कि सोचिए कि अगर स्कूल में 4-4, 5-5 लोगों को रोजगार मिल जाए, फायदा मास्टर को उसमें नहीं लगाया जाएगा। मास्टर का काम रहेगा पढ़ाना, मास्टर का काम खाना से मेरे कोई नहीं, उसके लिए अलग से लो। मतलब क्या है कि जिनका जो काम है, शिक्षक का काम है उनको पढ़ाना, वो पढ़ाएंगे, उनको भोजन से मतलब नहीं है। आज अगर चले जाइए तो स्कूल में हेडमास्टर परेशान है, क्या नमक है कि नहीं, तेल आया कि नहीं आया, और सामान आया कि नहीं आया, पढ़ाएगा क्या? तो बताइए जहां प्राथमिकता भोजन हो जाएगा स्कूल में तो पढ़ाई क्या होगी? और अभी हमारा एडिशनल चीफ सेक्रेटरी कह रहे हैं कि फोटो खींच के भेजिए तो तनख्वाह रोक दे। तो टीचर शिक्षकों की बहाली काहे के लिए की गई है? खाना खिलाने के लिए। तो भाई इस प्रकार की जब व्यवस्था रहेगी तो कैसे सुधरेगा? तो देखिए आपकी सरकार जब आई तो मैंने देखा, आप सब लोगों के मन में आया कि स्कूल में कैटरिंग की व्यवस्था होनी चाहिए, जिससे कि बच्चों को शुद्ध, स्वादिष्ट और पौष्टिक खाना बिना शिक्षकों को इन्वॉल्व किए हुए उनको उपलब्ध करा दिया जाए। इसे सहमत है आप लोग? आप लोग लगता है आप लोग भी भूखे हैं क्या? थक गए हैं? चलिए जल्दी खत्म करते हैं। हम तो सोचे हुए थे बहुत और बात करने के लिए, लेकिन मुझे लग रहा है कि हमको भूख लग रही है। आप इस बात को समझिए, हमारे जो आए थे छात्र, देखिए जो बीपीएससी के छात्र हैं चले गए। हाँ बाबू देखो, देखिए मैंने एक बात कहा था मीडिया में कि भाई सब लोग आंदोलन हमारे कर रहे हैं जो हमारे विद्यार्थी हैं, लेकिन नेतृत्व नेता लोग करते हैं जो कभी कोई कंपटीशन की परीक्षा दिए। मैं तो आपके सामने हूं, मैं तो यूपीएससी की परीक्षा दिया, कभी सोचता था कि क्वेश्चन पेपर में लीक होता है, कभी सोचता भी था। बताइए अगर हम लोग के समय में आज से 43 साल पहले ये होता तो हमारे तरह का आदमी जो गांव में पढ़ा लिखा है आयुष बनते हैं, कोई चांस था क्या? कहीं किसी प्रकार का क्वेश्चन लिखित नहीं होता। आज कितने शर्म की बात है शासन प्रशासन के लिए कि क्वेश्चन लीक हो जाता है। आप क्या समझे इस बात को? तो इस बात को देखिए मैं आश्वस्त करना चाहता हूं आपको, क्योंकि हम लोग तो सरस्वती पुत्र ही रहे हैं, पढ़ाई करके ही हम लोग आ गए हैं। तो हम लोग ये सुनिश्चित कराएंगे कि किसी भी कीमत पर किसी भी परीक्षा में क्वेश्चन पेपर लीक नहीं हो। और जो लीक करेंगे ना उनको हम लोग तो नीतीश बाबू कहते थे ना, पाताल से खोज करके ऐसी सजा देंगे कि 7 पीढ़ी तक याद रहे। बिहार की क्या पहचान है? बिहार में हमारे बच्चे बच्चियां मेहनती हैं। किसी परीक्षा में देखिएगा हमारे बच्चे बच्चे अच्छा काम करते हैं। पूरी व्यवस्था होनी चाहिए। तो कोचिंग भी सरकार ही करेगी। ये क्वेश्चन पेपर लीक करने में बहुत लोगों का हाथ रहता है, आप सबको पता है। तो कह दीजिएगा कि हम लोग आएंगे तो बता देंगे आप लोग। भाई जिनको भी कोचिंग करना है
सरकार उनको मदद करेगी, जो कोचिंग देना चाहते हैं उनको भी हम लगाए। सरकार से बढ़िया किसी को सुन रहे हैं क्या? इतने बड़े बड़े कॉलेजेस हैं, इतने बड़े बड़े स्कूल्स हैं, इतने अच्छे अच्छे क्लासरूम हैं, हमारे इतने अच्छे अच्छे प्रोफेसर हैं, इतने अच्छे अच्छे टीचर्स हैं। बाहर से भी जो लोग होंगे उनको हम लोग हायर करेंगे, जिससे कि हमारे बच्चे को अच्छे से अच्छी शिक्षा मिल सके। घर वाले को उसको चिंता नहीं करना पड़े कि हमारी पूंजी क्या है। हमारी पूंजी वो बच्चे, हमारी पूंजी वो बच्चे जो अच्छा पढ़ेंगे तो अच्छा करेंगे। तो ये होगा। इसके बाद एक हमारे साथी कह रहे थे कि सर बड़ी घुसखोरी बढ़ गया है। जो हम लोग जाते हैं अंचल में जात प्रमाण पत्र लाने, निवास प्रमाण पत्र लाने, आय प्रमाण पत्र लाने, तो है तो सब ऑनलाइन, लेकिन जब हम लोग उस पर जाते हैं तो सर्वर डाउन रहता है। पूछिए क्या? अरे सर्वर डाउन है, क्या करिएगा? और जब उनको खर्चा कुछ देते हैं तो सर्वर चालू हो गया और मिल जाता है। देखिए नीतीश बाबू कहते हैं, उनके कार्यकर्ता लोग भी कहेंगे, नेता लोग, कि हमारे नेता ने राइट टू पब्लिक सर्विस एक्ट बनाया, सेवा का अधिकार। क्या कोई सुविधाएं चाहिए तो आपके घर में नहीं मिलेगा। फर्क क्या होगा जरा समझिए। आपको चाहिए तो आपको जाना कहाँ? अंचल में या ब्लॉक में, और वहां जब तक आप खर्च नहीं करिएगा आपको मिलता नहीं प्रमाण पत्र। आपकी पार्टी जब ऐसा पार्टी सरकार में आएगी, ये नोट कर लीजिए, आपको जिनको भी ये प्रमाण पत्र चाहिए, चाहे आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, ये सब के सब आपके दरवाजे पर पहुंचाने की जिम्मेवारी ये सीओ साहब की होगी। 31 मार्च से पहले पहुंचाए। हमारे बहुत सारे किसान यहाँ बैठे हुए, आज दाखिल खारिज में कितना पैसा लेता है बताइए? 4,000। तो आपके यहाँ सस्ता रेट है। अभी हम गए थे आरा में, वहां पूछे तो बोला 15,000। 15 पैसा भी लेने का अधिकार नहीं है, यह आपका अधिकार है। अगर आपके नाम से किसी की जमीन और दुनिया से चले गए तो उनके वारिसान को जो है उनके वारिसान को पूरी की पूरी जमीन चली जानी चाहिए, उनके नाम खाते हो जाना चाहिए। साथ ही किसी ने अगर अपना रजिस्ट्री कराया, पैनामा कराया, उसका म्यूटेशन हो जाना चाहिए। और ये हम लोग सुनिश्चित करेंगे कि ये सीधे सीधे एक टाइम के अंतर्गत आपके घर पर पहुंचे, आपको अंचल में नहीं जाना। देखिए नीतीश बाबू और जितने लोग हैं सब लोग, ये सब लोग क्या कहते हैं कि जेपी आंदोलन के सब लोग जो है ना, मैं गया था अभी वहां जमुई नहीं बांका, एक हमारे वहां जेपी सेनानी मिले। उन्होंने मुझसे कहा कि साहब आप सबकी बात रखते हो, सब पेंशनर की बात रखते हैं, लेकिन जेपी सेनानी पेंशनरों की आप बात नहीं रखते। तो हमने कहा कि हमको लगा कि जब मुख्यमंत्री जी खुद जेपी सेनानी है तो उसमें हमको क्या कह रहा है। लेकिन जरा जान लीजिए कि जेपी सेनानियों को जो पेंशन दिया गया, एक बार जो दिया उसमें कोई बढ़ोतरी नहीं की गई, उनका भी उतना ही, किसी को 1,500, किसी को 2,500, किसी को 7,000। सोचिए जरा कि भाई ये लोग अपनी जमीन को भी भूल गए कि आपके साथी जिन्होंने संघर्ष किया उसको एक महीने में 1,500 रुपये क्या होता है जी? आप देखिए तो केंद्र सरकार पेंशन देती है स्वतंत्रता सेनानियों को, उनका अमाउंट देखिए, इनका भी पढ़ना चाहिए कि नहीं पढ़ना चाहिए, इनको कोई ध्यान नहीं देता। तो ये सब हम लोग इस पर करेंगे। और हमारे प्रीतम सिंह जी ने एक मामला उठाया, नए जो प्रखंड है उनके गठन के लिए इन्होंने कहा था कि नोवागढ़ी, हेमजा प्रखंड, ये बिहार में कई वर्षों से प्रखंड का निर्माण नहीं हुआ, जिले का भी निर्माण नहीं हुआ, सब डिवीजन का भी निर्माण नहीं। बस देखिए इस बात को सुनिए, ये प्रशासनिक मामला। आज बिहार में ऐसे प्रखंड है जिसमें 5 पंचायत है, और ऐसे भी प्रखंड है जिसमें 39 पंचायत है। सोचिए जब
एक बीडीओ के पास 5 पंचायत का काम, एससीओ के पास 5 पंचायत का काम और एक बीडीओ के पास 39 पंचायत का काम। आप जिला का देख लीजिए, सीवान जिला 1 विधानसभा, पटना जिला 14 विधानसभा, मोतिहारी जिला 12 विधानसभा, मुजफ्फरपुर जिला 11 विधानसभा। आप समझ लीजिए भाई, कोई तो मानक होना चाहिए। 40 यहाँ लोकसभा सीट है और जिले हैं 38, जहां 1 से लेकर के 14 तक है। वही हाथ देखिएगा पूरा का पूरा हमारा जो सब डिवीजन है। तो बिहार में जरूरत है जो हमारा प्रशासनिक जो यूनिट है, जो प्रशासनिक ढांचा है, उसका फिर से जो है एक पुनर्गठन होना चाहिए, जिसमें एक मानक होना चाहिए कि एक पंचायत, एक प्रखंड में 10 पंचायत होना चाहिए, 15 पंचायत होना चाहिए, 20 पंचायत होना चाहिए, कुछ होना चाहिए। एक जिले में 5 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी होनी चाहिए, एक जिले में 6 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी होनी चाहिए। लेकिन बताइए, एक में 14, एक में 1। तो ये दूर इस प्रकार की अनियमितता उसको नहीं करते हैं, लेकिन इस प्रकार का बिल्कुल समझिए अलग अपने अपने तरह का चीज है। इसको दूर करने के लिए हम लोग की पार्टी जब सरकार में आएगी तो हम लोग एक बहुत बड़ी कमेटी बनाएंगे और उनसे अपेक्षा करेंगे कि 3 महीना में रिपोर्ट दीजिए, जिससे विकास के लिए जहां जहां भी प्रखंड बनना है नया, जहां भी बनना है, सब चीजों को गठन हो सके और तभी नया पर काम चलता है। तो चलिए, ये जो है कुछ मुद्दे थे। हम लोग अभी और भी सम्मेलन जब होगा तो उसमें अपनी अपनी बात को हम लोग रखेंगे। लेकिन एक बात जरा संकल्प कर लीजिए भाई, ये पूरा का पूरा जो हम का इलाका भी उस दिन बांका में थे, चाहे वो बांका हो, भागलपुर हो, नौगछिया सहित, मुंगेर हो, जमुई हो, लखीसराय हो, शेखपुरा हो, इसमें जितने विधानसभाएं हैं उस सब पर मजबूती से तैयारी करिए, सब पर अपने उम्मीदवारों को जिताना। और हम लोग इस क्षेत्र में किसी से कमजोर नहीं है। जो लोग बोलेगा ना कि अरे आशा पार्टी वाला तो नया पार्टी बनाए, क्या करेगा? कहेगा पार्टी का नाम नया है। हमारे जितने नेता हैं, किसी को 20 साल, किसी को 25 साल, किसी को 30 साल और हमको तो 43 साल कर दो। हम लोग नया नहीं है। और परिवर्तन प्रकृति का नियम है। आपने आज ही दिल्ली में देखा रिजल्ट है ना, परिवर्तन हो गया कि नहीं हो गया? तो बिहार में 20 साल हो गए तो परिवर्तन नहीं होगा जी। परिवर्तन प्रकृति का नियम है। और हमारे जितनी माताएं समझिए, आप रोटी सेकती है और रोटी अगर नहीं पलटेगा तो जलेगी कि नहीं जलेगी? तो उल्टा पलटे होता रहना चाहिए। तो आगे जो चुनाव होगा, ये पूरे के पूरे अंग क्षेत्र में सभी विधानसभाओं में मजबूती से लड़के अपने उम्मीदवारों को जिताना है, जिससे हमने जितनी बातों की चर्चा आपके साथ की उसको हम लोग जमीन पर लागू कर सके। तो चलिए, मीटिंग समाप्त करने के पहले हम लोग कुछ लोगों के बारे में जिंदाबाद कर ले। तो भाई, अपनी हम लोग की धरती माता है, तो धरती माता की जय करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? तो धरती माता की, धरती माता की, धरती माता की। और हम लोग रहते कहाँ हैं? भारतवर्ष। कहते हैं आप पूजा में रहते हो तो क्या कहते हैं? तो भाई, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। और हम लोग सब लोग पैदा लिए, हमारी सब की अपनी माँ ने जन्म दिया। माँ हमारी कुछ है कुछ नहीं, चली गई यहाँ से, दुनिया से। तो अपने अपनी माताओं का भी जयकार करना चाहिए कि नहीं? तो अपने अपनी माताओं की, अपने अपनी माताओं की, अपने अपनी माताओं की। तो एक बार फिर से सब साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद। और अपना जो हमारा मुंगेर जिले का जो संगठन है, उसके सभी साथियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और बूथ स्तर तक अपनी पार्टी को इतना मजबूत कर लीजिए कि जितने लोग हैं, कितनों पोस्टर फाड़ ले,
जीतेगा आपका ही उम्मीदवार। बहुत बहुत